हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है राजस्थान एकेडमी पे। आज हम जो ऑल इंडिया बार काउंसिल एग्ज़ाम हुआ था लास्ट ईयर, उसके पेपर के बारे में बात करेंगे। जो ऑल इंडिया बार काउंसिल 16 पेपर है वो सॉल्व करेंगे। आपको स्क्रीन के ऊपर पूरा पेपर शो हो रहा है और साथ में आंसर भी शो हो रहा है। यदि आप खुद से पेपर रीड करके सॉल्व करना चाहते हैं तो उसके लिए ये पीडीएफ हम लोग वीडियो के साथ में चला रहे हैं, जिससे आप इजीली आप क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर पाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, विवाह अधिनियम 1955 उस याचिका की खालिस्तान जिसमें विवाहित अधिकारी की बहाली का ऐसा फरमान दिखा के तलाक के फरमान के लिए अदालत में आवेदन देने के लिए पारित किया गया है कि फरमान के पारित होने के बाद 1 साल या उससे अधिक समय के लिए विवाह के पक्षकारों के बीच वैवाहिक अधिकार की कोई बहाली नहीं हुई है। तो इसका आंसर जो सी है वो राइट है, जिसमें बोला है किसी भी पक्षकार को अनुमति देता है उसके लिए कोई भी पक्षकार आवेदन कर सकता है। ये आपके खालिस्तान का आंसर होगा। अब अपन सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा खालिस्तान से स्टार्ट हो रहा है। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत किया गया अपराध है। ये बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत किया गया अपराध कौन सा अपराध है वो पूछा है। रेगिस्तान यहाँ पे है, स्टार्टिंग में नहीं है। इसका आंसर सी सही है, संघीय और गैर जमानती है। जो संघीय अपराध और गैर जमानती अपराध होते हैं वो उस कैटेगरी में आते हैं। बाल विवाह अधिनियम के तहत अपराध किया गया होता है वो। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मध्यस्थम कार्यवाही है। मध्यस्थम कार्यवाही क्या है? यह एक अर्ध न्यायिक कार्रवाई है। आपका आंसर बी सही है इसके लिए। अब 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तदर्थ मध्यस्थता क्या है? ऑप्शन ए, यह एक कार्यवाही है जो केवल उन विशिष्ट मामलों के लिए बनाए गए नियमों के साथ पक्षस्वय ही करती है। मानकों के कितने प्रकार हैं? तो इसका ऑप्शन डी सही है, उपयुक्त सभी। 7 नंबर क्वेश्चन है, मेनका गांधी बनाम भारत संघ के केस के मुख्य निर्णय क्या है? तो इसका ऑप्शन ए, सुनवाई का अधिकार ही मुख्य निर्णय है। 8वां क्वेश्चन है, अधिवक्ता अधिनियम 1961 कब लागू हुआ? तो इसका ऑप्शन जो ए है वो राइट है। उसमें बताया है कि 19 मई 1961 रोजगार के दौरान बस दुर्घटना में एक रेलवे कर्मचारी की मौत हो गई। उसके परिवार के सदस्य खालिस्तान तहत मुआवजे का दावा कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा, देखो पहले इसमें पहला ऑप्शन दिया हुआ है मोटर वाहन अधिनियम के तहत। दूसरा ऑप्शन दिया गया है कर्मचारी मुआवजे अधिनियम 1923 के तहत। और सी ऑप्शन है ए और बी दोनों। और डी ऑप्शन है ए और या तो ए या फिर बी। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो राइट है कि आप या तो दुर्घटना जो हुई है मोटर वाहन अधिनियम के तहत उससे आप मुआवजा ले सकते हैं, या कर्मचारी मुआवजा अधिनियम के तहत आप मुआवजा ले सकते हैं। आप दोनों अधिनियम के एक साथ मुआवजा नहीं ले सकते। मुआवजा आपको एक ही मिलेगा, चाहे आप किसी से भी लो। अब हम देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन हमारा। बॉलीवुड भारतीय फिल्म उद्योग में कास्टिंग काउच का एक उदाहरण है। तो इसका ऑप्शन बी सही है, यौन उत्पीड़न। क्वेश्चन नंबर 11 है, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 2 के अनुसार मोटर कैब शब्द का अर्थ है कोई भी मोटर वाहन जिसका निर्माण किया गया या के लिए बनाया गया है। तो इसका ऑप्शन डी
यात्री चालक को छोड़कर, मतलब 6 जन जी की सीट है यात्री चालक को छोड़कर। राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण आयोग रिक्तस्थान बना हुआ है, तो इसका ऑप्शन बी 5 सदस्यों से। फिर क्वेश्चन नंबर 13, हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956 की निम्न में से कौन सी धारा रख रखाव की राशि से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन सी धारा 23 में रख रखाव की राशि के बारे में बात की गई है, प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन से वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम जीवन के अधिकार को स्वास्थ्य के अधिकार और अन्य स्वास्थ्यकर स्थितियों के विस्तार से संबंध में प्रश्न पर गौर करने का प्रयास किया? तो इसका आंसर जो ए दिया हुआ है, रूरल लिमिटेशन एंड एंटाइटलमेंट सेंटर बनाम उत्तर प्रदेश का मामला। अब क्वेश्चन नंबर 15, बेसल कन्वेंशन लिमिटेड में से एक से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका आंसर है खतरनाक कचरे और उसके निपटारे की सीमा पार आवाजाही का नियंत्रण। अब क्वेश्चन नंबर 16, साइबर अपराध की प्रकृति है, तो इसका आंसर बी अस्पष्ट प्रकृति का है, साइबर क्राइम। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत विदेशी न्यायालय का अर्थ है, तो इसका आंसर जो बी दिया हुआ है, भारत के बाहर स्थित एक न्यायालय और भारत सरकार की अधिकारिता के अंतर्गत स्थापित नहीं है, वो न्यायालय विदेशी न्यायालय होते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 18 नंबर, जनहित याचिकाओं की प्रक्रिया के दुरुपयोग का अर्थ है, तो इसमें ऑप्शन ए निजी हित की सुरक्षा के लिए जनहित याचिका दायर करना, ऑप्शन बी परोक्ष उद्देश्य के लिए जनहित याचिका दायर करना, ऑप्शन सी केवल प्रचार के लिए जनहित याचिका दायर करना, और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसमें उपयुक्त सभी आपका आंसर रहेगा। अब इसके बाद हमारे पास 19 नंबर क्वेश्चन, प्राकृतिक अधिकारिक से क्या तात्पर्य है? तो ऑप्शन ए है वो है नियम बनाने वाले प्राधिकारियों द्वारा प्रक्रियात्मक मापदंडों का पालन न करना, ऑप्शन बी यह नियम बनाने वाले प्राधिकारियों द्वारा सभा का पालन न करने के कारण नियम को अधिकारहीन बना सकता है और इसलिए शून्य हो जाता है, ऑप्शन सी इसका तात्पर्य है कि कानून की प्रक्रिया में कमी। तो इसका ऑप्शन डी जो बोल रहा है ए और बी दोनों, तो ये आंसर आपका रहेगा ए और बी दोनों। रिकॉर्ड के सामने कानून की स्पष्ट त्रुटि का आधार किस रीट से जुड़ा हुआ है? तो आंसर होगा बी सर्टिओरेटरी। क्वेश्चन नंबर 21, सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत गलत मिलान का पता लगाना, मतलब ऑप्शन दिए हुए उनका ऑप्शन कौन सा गलत है वो हमें बताना है। इसमें जैसे सेक्शन दे दी, फिर वो सेक्शन किससे रिलेटेड है वो बता दिया, तो कौन से में गलत दी हुई है। ऑप्शन ए है 5 में राजस्व न्यायालय, और ऑप्शन बी है 7 के अंदर है प्रांतीय लघुवाद न्यायालय, और ऑप्शन सी है धारा 9 में न्यायालयों की आर्थिक अधिकार क्षेत्र। ये गलत है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन डी में दिया हुआ है धारा 8 प्रेसिडेंसी लघुवाद न्यायालय, ये आंसर भी आपका सही है, तो इसलिए आपका आंसर सी आपका हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, विशिष्ट राहत अधिनियम 1963 के अधीन मुकदमे की शीघ्र निस्तारण के लिए सीमा की अवधि कितनी है? तो इसका आंसर जो सी दिया हुआ है 12 माह है, वो सही है। अब क्वेश्चन नंबर 23, एक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कैद की सजा दे सकता है, मतलब कितनी सजा दे सकता है वो पूछा गया है कि एक जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट होता है वो।
तो इसमें आंसर होगा कि 7 साल से अधिक नहीं। ये ऑप्शन ए सही है आपका। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 24। एक ऐसे अपराधी को शरण देना जो जिसकी गिरफ्तारी का आदेश दिया गया हो, जिसका अपराध मृत्युदंड तय हो, उसे किस धारा के तहत निपटाया जाएगा? तो उसे आईपीसी की सेक्शन 216 के तहत निपटाया जाएगा। आपका ऑप्शन बी सही है। अब हम देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। सूत्रवाक्य एक्टस नॉन फेस्टरियुमस निम्मी मेंस सिट रिया का अर्थ। तो इसका जो ऑप्शन ए है, जिसमें है कि दोषी मन के बिना कोई अपराध नहीं हो सकता, ये आंसर सही है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 73 द्वारा निर्धारित कानून निम्न में से किस केस से संबंधित है? तो जिस इसका ऑप्शन सी है, हेडली बनाम बैक्सेंडल, वो आंसर आपका सही होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। सीपीसी द्वारा किस अवधि के भीतर विशिष्ट अचल संपत्ति की वसूली प्राप्त की जा सकती है? तो जो इसका आंसर बी है वो सही है कि 6 महीने के भीतर आप उसकी संपत्ति की वसूली कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 28 नंबर क्वेश्चन। LARR अधिनियम के अधीन पुनर्वास और पुनर्सुधार के लिए कमिश्नर की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका आंसर है, वो आंसर डी है, राज्य सरकार। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 29 नंबर। आरपीसी की धारा 109 के तहत संदिग्ध व्यक्ति के अच्छे व्यवहार के लिए सुरक्षा के रूप में बॉन्ड को अधिक से अधिक अवधि के लिए निष्पादन नहीं किया जा सकता। तो इसका आंसर जो सी दिया हुआ है कि 1 वर्ष से अधिक नहीं होगा। अब जो क्वेश्चन 30 है, सीआरपीसी 1973 की धारा 125 के तहत पत्नी को भरण पोषण के रूप में भुगतान की जा सकने वाली 500 रुपये से अधिक सीमा की हो में हटाया गया। मतलब भरण पोषण की राशि 500 से अधिक नहीं होगी। ये कब हटाया गया था? तो ये 2001 में हटाया गया था। आपका ऑप्शन जो सी दिया हुआ है वो आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 31 नंबर, जिसमें WIPO शब्द का अर्थ पूछा है। तो उसका अर्थ होता है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। जो आपका ऑप्शन बी है वो इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर लागू होगा। तो इसका आंसर ए है, सभी निर्धारितियों पर। क्वेश्चन नंबर 33 संविदात्मक दायित्व बनता है जहां पर, मतलब कि संविदात्मक संबंध मतलब दायित्व कहाँ बनता है? तो इसका आंसर जो है वो बी सही है, वहाँ विधिक संबंध बनाने की आशा हो। जहाँ विधिक संबंध बनाने की आशा होती है वहाँ संविदात्मक दायित्व उत्पन्न होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। सीपीसी की धारा 10 में प्रावधान है। तो इसका ऑप्शन जो ए दे रखा है निर्देशिका, तो निर्देशिका का प्रावधान है धारा 10 के अंदर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। दिल्ली उच्च न्यायालय के प्रसिद्ध उद्घोषणा जो भारतीय दंड संहिता की धारा 377 की संवैधानिक बाध्यता से संबंधित है, उच्च न्यायालय पटल दिया गया किसमें? तो इसका आंसर जो डी दिया हुआ है, सुरेश कौशल बनाम नाज फाउंडेशन के मामले में बताया गया था।
क्वेश्चन नंबर 37, मध्यस्थता का संबंध मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 की किस धारा में दिया गया था? तो इसका आंसर जो बी दिया हुआ है, धारा 8 में दिया गया था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38, मुख्य उत्तरवर्ती आचरण के तहत निम्न में से किस प्रकार का आचरण भौतिक होगा? तो जो इसका आंसर है वो उपयुक्त सभी है। ए में दे रखा है जीवन का परिवर्तन, बी में दे रखा है न्याय की चोरी और सी में दे रखा है डर या कंपन। अब हम क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत निवास की स्वतंत्रता निम्नलिखित में से किस दफा में उपलब्ध है? तो जो इसका ऑप्शन ए है, दफा 1 ई के अंदर दिया हुआ है। अब हम क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के तहत परिवेश को परिभाषित किया गया है? तो इसका आंसर धारा 17, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना है कि जांच अधिकारी को जांच के रिकॉर्ड के संदर्भित करने की अनुमति दी जानी चाहिए? तो जो ऑप्शन ए है, कर्नाटक राज्य बनाम यारप्पा रेड्डी के मामले में बताया गया है ये बात। अब क्वेश्चन नंबर 42, यदि कोई पक्षकार जिसने अभिवचन में संशोधन करने की अनुमति प्राप्त करने का आदेश प्राप्त किया हो और वह कितने दिनों के अंतर्गत उसमें संशोधन नहीं करता है तो न्यायालय की अनुमति के बिना ऐसा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी? तो इसका जो ऑप्शन बी है 14 दिन, वो आंसर आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 43, अधिवक्ताओं के कदाचार के लिए दंड अधिवक्ता अधिनियम 1961 की किस धारा के तहत दिया गया है? तो इसका जो आंसर सी है 35, वो आंसर आपका सही है कि 35 नंबर धारा में दिया गया है ये बात। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44, पेशे पर लापरवाही का आरोप निम्न लगाने वाले केसों में अक्सर चिकित्सा पेशेवर के खिलाफ आईपीसी पेशेवर लापरवाही की किस धारा के तहत आरोप लगाया जाता है? तो आईपीसी की सेक्शन 304 ए के तहत लगाया जाता है। आपका आंसर बी इसमें राइट होगा। अब हम देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन। ए और बी के आधिकारिक कार्य में ए के पक्ष में करने के लिए इनाम के तौर पर एक लोक सेवक बी को रिश्वत पेश करता है तो बी उसे स्वीकार कर लेता है। तो इसमें जो आंसर आपका बी दिया हुआ है कि आईपीसी की धारा 161 में परिभाषित अपराधों को बढ़ावा दिया जाना का अपराध किया है ए ने, वो आंसर आपका सही है। अब हम देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन। सतत निषेधाज्ञा दिया जा सकता है? ऑप्शन 1, जहां अभियुक्त वादी के लिए संपत्ति का ट्रस्टी हो। ऑप्शन बी जहां असल नुकसान का पता लगाने के लिए कोई मानक नहीं हो। ऑप्शन सी, पैसे के मुआवजे से पर्याप्त राहत नहीं मिली हो। और ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर जो उपयुक्त सभी है वो होगा। ये तीनों ही चीज में निषेधाज्ञा दिया जा सकता है। सतत निषेधाज्ञा इसमें ये तीनों चीज आती है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47, एक वकील विधि के नियमों को सुनिश्चित करने तथा सार्वजनिक न्याय प्रणाली को पूरी क्षमता से कार्य करने के दायित्व के अंतर्गत बाधित है। एक पेशेवर नैतिकता के सिद्धांत का एक वकील द्वारा उल्लंघन किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण और अस्वीकार्य है। यहाँ तक कि एक मामूली उल्लंघन या कदाचार को भी नजरअंदाज करना लोक न्याय प्रणाली के
मूल आधार के विरुद्ध है, यह कहा गया था। तो इसका आंसर जो बी दिया गया हुआ है, ओपी शर्मा बनाम पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय, ये आपका आंसर सही होगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 48। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 में निम्नलिखित से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। तो इसका आंसर जो बी दिया हुआ है, दानशील उद्देश्यों इत्यादि सहित कंपनियों का गठन, तो ये आंसर आपका इसका सही रहेगा। अब इसके बाद आप देखो 39 नंबर क्वेश्चन, जिसमें है पंजीकृत कार्यालय का सत्यापन समावेश की अवधि के अंतर्गत रजिस्ट्रार को प्रस्तुत किया जाएगा। तो इसका जो आंसर ए दिया हुआ है 30 दिन के अंदर करना होता है, वो आंसर आपका इसका सही होगा। 50 नंबर क्वेश्चन साइबर कानून संबंधित है। ऑप्शन ए इंटरनेट से संबंधित सभी गतिविधियों से, क्वेश्चन नंबर बी आईपीआर संबंधी, क्वेश्चन नंबर सी ई कॉमर्स संबंधी और क्वेश्चन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो इसके अंदर जो उपयुक्त सभी है वो आंसर होगा आपका। इस प्रकार हमने 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, 50 क्वेश्चन और रहे हैं। आप हमें लीगल अपडेट्स के लिए इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे हम जो भी नई अपडेट आती है लीगल फील्ड की वो सबसे पहले देते हैं। बार काउंसिल एग्जाम से रिलेटेड भी जो भी नया अपडेट आता है वो सबसे पहले अपलोड किया जाता है, तो आप हमें वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 51। रेलवे कर्मचारियों को रेल प्रशासन द्वारा दुर्घटना में चोट लगने पर मुआवजे का भुगतान किसके द्वारा नियंत्रित होगा? तो जो इसका ऑप्शन ए है वो इसका आंसर है। कर्मचारी मुआवजा अधिनियम 2023 के तहत हमें मुआवजा मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 52। कर्मचारी मुआवजा अधिनियम 2023 के तहत देय मुआवजे की न्यूनतम राशि दुर्घटना के कारण रेलवे कर्मचारी की स्थायी विकलांगता के मामले में रिक्तान रुपए होंगे। तो 1,40,000 रुपए हमें मिलेंगे ऐसी स्थिति में। तो जो ऑप्शन आपका सी है वो राइट है। क्वेश्चन नंबर 53। एक कंपनी यह सुनिश्चित करना चाहती है कि कोई उसके प्रतीक चिन्ह का उपयोग ना कर सके, तो वह ऑप्शन जो आपका बी दिया हुआ है ट्रेडमार्क द्वारा इस चीज को कर सकती है। अब हम क्वेश्चन 54 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54। मध्यस्थम और सुलह अधिनियम की धारा मध्यस्थम कार्यवाही के प्रारंभ होने के समय से संबंधित है। तो वो धारा 21 है जो समय से संबंधित है, तो आपका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन 55। आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत बलात्कार पीड़िता द्वारा दी जा रही बलात्कार की जानकारी कौन दर्ज करेगा? तो जो इसका आंसर डी है कि महिला पुलिस अधिकारी या कोई महिला अधिकारी द्वारा ही दर्ज किया जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 के प्रावधान के तहत, तो इसका आंसर जो सी दिया हुआ है कि सम्मन या तो पेश होने के लिए होते हैं या किसी दस्तावेज वस्तु को प्रस्तुत करने के लिए होते हैं, ये इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 57। प्रत्येक व्यक्ति जो संघ के अधीन सदस्य है या रक्षा सेवा में है या सिविल पद पर है, रिक्त स्थान अवकाश के दौरान उस पद को धारण करता है। तो जो आंसर बी है वो होगा राष्ट्रपति द्वारा धारण किया जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58, जिसमें लिखा हुआ है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के प्रावधानों प्रयोजनों के लिए निम्न में से कौन सा कथन अमान्य है, मतलब कौन सा कथन गलत है। जो कथन दिए हुए उनमें से गलत कथन हमें बताना है। पहला कथन है, यह माना जाता है कि जो व्यक्ति धर्म से मुस्लिम, ईसाई, यहूदी, पारसी नहीं है वह हिंदू है। यह कथन सही है। दूसरा कथन है,
लिंगायत उपसमुदाय से संबंधित व्यक्ति हिंदू माना जाता है। और कथन नंबर 3, एक धर्मोत्थित व्यक्ति जिसे दूसरे धर्म को अपना लिया है उसे वापस हिंदू में जाने के लिए स्थानीय अनुतोषण रीति का पालन करने की आवश्यकता है। तो ये बात गलत है, इसलिए आपका आंसर होगा जो सी कि केवल जो 3 नंबर वाला कथन है वो गलत है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा रिक्तस्थान के तहत न्यायालय के बाहर विवादों के निपटान का प्रावधान दिया गया है, वो है आपकी 89। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 60 नंबर, भारतीय साक्ष्य अधिनियम कब लागू हुआ? तो इसका आंसर जो डी दिया गया है 1 सितंबर 1872 को ये लागू हुआ। क्वेश्चन नंबर 61, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 के प्रावधान के अनुसार ऑप्शन 1, एक लोक सेवा आयोग संघ के लिए तथा एक लोक सेवा आयोग प्रत्येक राज्य के लिए। ऑप्शन बी, सेकेंड नंबर, संघ के लिए लोक सेवा आयोग यदि किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा अनुरोध किया जाता है तो राष्ट्रपति के अनुमोदन से राज्य की सभी या किसी भी आवश्यकता को पूरा करने के लिए सहमत हो सकता है। तो आपका आंसर सही है सी, 1 और 2 दोनों प्रावधान दिए हुए हैं हमारे 315 के अंदर। अब हम क्वेश्चन देखते हैं 62, कोई भी निजी व्यक्ति किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है जो ऑप्शन डी है उसकी उपस्थिति में अपराध करता है या घोषित अपराधी होता है, तो उसे कोई भी निजी व्यक्ति गिरफ्तार कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 63, गिरफ्तार का वारंट कब तक लागू रहता है? तो आंसर डी, निष्पादित या रद्द होने तक। क्वेश्चन नंबर 64, अधिनियम की धारा 32 के अंतर्गत अतिरिक्त राशि की दर होगी। तो इसका आंसर जो बी दिया हुआ है 20% वो सही है। अतिरिक्त राशि की दर 20% होती है। क्वेश्चन नंबर 65, वार्षिक मूल्य से आयकर अधिनियम की धारा 24 के तहत कटौती की राशि है। इसका आंसर सी, वार्षिक मूल्य का 3/10। क्वेश्चन नंबर 66, तार्किकता की जांच पूरी तरह से रिक्त स्थान जांच नहीं है और इसकी रूपरेखा संविधान द्वारा उचित तरीके से इंगित की गई है। तो इसका आंसर ए, व्यक्तिपरक होगा। क्वेश्चन नंबर 67, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 के प्रावधानों के तहत भारत की नागरिकता के संबंध में कानून बनाने की शक्ति को दे दी गई है। तो इसका आंसर होगा संसद, आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 68, सरकारी एजेंसियों के खिलाफ प्रोमिसरी एक्सटेम्पर का फैसला कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर सी, पूर्णामी सभी मिल्स बनाम केरल राज्य, इस मामले में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 69, अनुबंध की निराशा भारत अनुबंध अधिनियम की किस धारा द्वारा प्रदत्त की गई है? तो इसका आंसर है डी, धारा 56 के तहत। क्वेश्चन नंबर 70, कर्मचारी मुआवजा अधिनियम 1923 की अनुसूची 2 किससे संबंधित है? तो इसका आंसर बी, कर्मचारी की परिभाषा में सम्मिलित व्यक्तियों की सूची से। क्वेश्चन नंबर 71, परिवेश को व्यक्तिक तौर पर वर्गीकृत किया जाता है। ए, न्यायिक,
बी अतिरिक्त न्यायिक, सी ए या बी, और डी ए और बी दोनों। तो इसका आंसर होगा डी ए और बी दोनों। अब क्वेश्चन नंबर 72, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 66 निर्धारित करती है। ऑप्शन ए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65A के अंतर्गत द्वितीय साक्ष्य प्राप्त होने के पूर्व नोटिस दिया जाना चाहिए। ऑप्शन बी, दस्तावेज प्रस्तुत करने की सूचना लिखित रूप में होनी चाहिए। ऑप्शन सी, दंड प्रक्रिया संहिता के आदेश 11 नियम 15 दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए नोटिस के प्रकार को निर्धारित करता है। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो आंसर होगा आपका डी, उपयुक्त सभी। 73, मैक्सिम रेस स्पा लोकिटर का अर्थ है। तो इसका आंसर ए, वस्तु सव्य बोलती है। 74, आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013 को पारित करने वाली समिति के अध्यक्ष किसके द्वारा दी गई थी? तो इसका आंसर है आपका सी, जस्टिस JS वर्मा। क्वेश्चन नंबर 75, दंड प्रक्रिया संहिता की योजना के तहत असंज्ञेय अपराध है। तो इसका आंसर बी, निजी गलतियां सही है। क्वेश्चन नंबर 76, मात्र रिक्त स्थान के आधार पर किसी पुरुष या महिला के साथ भेदभाव अनुच्छेद 15(1) का उल्लंघन होगा। तो इसका आंसर जो दिया हुआ है आपको ए, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव किया जाता है तो वो 15(1) के तहत उसका उल्लंघन होगा, अपराध होगा। अब क्वेश्चन नंबर 77, 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो इसका आंसर ए होगा, जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार किया गया था। क्वेश्चन नंबर 78, संपत्ति के अधिकार को किसके कार्यकाल के दौरान मौलिक अधिकार की सूची से रद्द किया गया था? तो इसका आंसर डी, मोरारजी देसाई के कार्यकाल में इसको हटाया गया था। जब आरोपी कहता है मैं उस हिस्से को पेश करूंगा जो मैंने ऐसा और ऐसे लूट में प्राप्त किया था, तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 के उपबंधों में निम्न में से कौन सा स्वीकार्य नहीं है? यह स्वीकृति की वहां एक डकैती थी। यह स्वीकृति की आरोपी ने उसमें भाग लिया। यह स्वीकृति की उसे संपत्ति का हिस्सा मिला। और चौथा, इस बारे में बयान की संपत्ति कहाँ है? तो इसमें आंसर ये होगा कि आंसर ए, जो कि 1, 2 और 3 में बताई गई बातें हैं उसकी स्वीकृति नहीं है। ये खाली इस बात की स्वीकृति है कि वो संपत्ति कहाँ है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो है 80 नंबर। कठोर दायित्व का नियम किस निर्णय पर आधारित है? तो आंसर सी, रायलेंस बनाम फेलेचर। क्वेश्चन नंबर 81, अंतिम अवसर का सिद्धांत किसके द्वारा निर्धारित किया गया? तो आंसर ए, डेविल्स बनाम मान के मामले में यह निर्धारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से यह किस वाद में अवधारित किया गया था कि हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 25 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकार किस विपरीत संविदा की जगह लेंगे? तथ्य यह है कि डिग्री की तिथि में कोई अंतर नहीं पड़ेगा।
इसका आंसर सी, सेसी अम्ल बनाम थाउ अम्ल के मामले में। क्वेश्चन नंबर 83, आदेश 4 नियम 1 के तहत न्यायालय में किस तरह के वाद प्रस्तुत किए जाते हैं? इसका आंसर है आपका बी। क्वेश्चन नंबर 84, आदेश 21 नियम 22 के तहत नोटिस देने में चूक। आंसर होगा इसका ए, निष्पादन को रद्द कर देती है। जहां किसी संबंधित व्यक्ति की आधिकारिक क्षमता में किए गए अधिनियम के लिए भारत संघ या राज्य के खिलाफ एक डिग्री पारित की जाती है, सीपीसी की धारा 82 के तहत किसी भी ऐसी डिग्री के निष्पादन जारी नहीं किया जाएगा जब तक कि यह डिग्री रिक्तस्थान की अवधि के लिए अतुष्ट न हो। इसका आंसर ए होगा, डिग्री की तारीख से 3 महीने तक। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से किस तारीख को हिंदू विवाह अधिनियम 1955 लागू हुआ? तो इसका आंसर ए, 18 मई 1955 को लागू हुआ। क्वेश्चन नंबर 87, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 30 के अंतर्गत निम्न में से कौन सी संपत्ति आएगी? तो इसका आंसर सी है, जिसमें 1 और 2 दोनों बताया गया है। तरवाड़ और तवाजी दोनों आएगी। क्वेश्चन नंबर 88, राज्य बार काउंसिल के सदस्यों की अधिकतम सीमा। तो उनकी अधिकतम सीमा है 25। तो आपका आंसर सी राइट हो गया। क्वेश्चन नंबर 89, विशिष्ट राहत अधिनियम 1963 में शामिल है। तो आंसर डी, 8 अध्याय और 44 धाराएं सम्मिलित है। क्वेश्चन नंबर 90, जनहित याचिका दायर करें। जाहिर तौर पर सार्वजनिक हित में, लेकिन असल में व्यक्तिगत और निजी हितों की सेवा के लिए। इस शब्द का अर्थ है। तो जो आंसर आपका होगा वो डी होगा, जिसमें है कि जनहित होने की बात करते हुए लेकिन असल में निजी हितों की सुरक्षा की मांग करने हेतु पीएनएल दायर करना। क्वेश्चन नंबर 91, तुच्छ जनहित याचिका दायर करने का परिणाम होगा। ऑप्शन ए, केसों का बोझ बढ़ना। ऑप्शन बी, संसाधनों का अपव्यय होना। ऑप्शन सी, अन्य वास्तविक मामलों की सुनवाई के लिए समय की कम उपलब्ध होना। और ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो आंसर होगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 92, जड अपने पागलपन के दौरान एक्स को मारने का प्रयास करता है। क्या जड किसी अपराध का दोषी है? और क्या एक्स को निजी प्रतिरक्षा का अधिकार है जो उसके पास होता है यदि जड स्वचित होता? तो इसका आंसर ए है, वो सही है, जिसमें लिखा है जड ने आईपीसी की सेक्शन धारा 98 के अंतर्गत कोई अपराध नहीं किया है। और यदि जड पागल है तो एक्स को निजी बचाव का समान अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 93, कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नजरबंदी के खिलाफ संरक्षण का उल्लेख भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका आंसर सी होगा आपका सही, अनुच्छेद 22 के अंतर्गत किया गया है। क्वेश्चन नंबर आपका 94, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 ए जो संपत्ति के अधिकारों को किस संशोधन द्वारा
संविधान में सम्मिलित किया गया। तो इसका जो ऑप्शन ए है 44वें 44 संशोधन अधिनियम के तहत। क्वेश्चन नंबर 95, मुस्लिम पर्सनल लॉ अनुप्रयोजन अधिनियम 1937 के निम्न में से किस धारा में मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1939 की धारा 6 को भंग या संशोधित किया गया है? तो इसका आंसर है आपका बी, धारा 5 के तहत। क्वेश्चन नंबर 96, भारतीय दंड संहिता की धारा 53 के अनुसार चोट शब्द किसी भी व्यक्ति को अविधिक रूप से हुई किसी भी तरह की हानि को दर्शाता है। शरीर, मन, प्रतिष्ठा। तो आंसर डी उपयुक्त सभी सही होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 97, निम्न में से कौन सा मामला आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 465 के तहत किया जा सकता है? तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही होगा, जिसमें दिया है एक मामले में लिए गए साक्ष्य को दूसरे साथी मामले में पढ़ना और फिर से लिखना। क्वेश्चन 98, निम्न में से कौन सा कथन डे नोवा मुकदमे के लिए सही है? तो इसका आंसर बी होगा, एक डे नोवा मुकदमे में अंतिम उपाय होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 99, क्वेश्चन नंबर 99, परियोजना के लिए केंद्र सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण के मामले में LARR अधिनियम द्वारा कितने प्रभावी परिवारों की सहमति अनिवार्य है? तो इसका आंसर जो कि बी है 70% आवश्यक है। चलो लास्ट क्वेश्चन आया तो सही। 100 नंबर क्वेश्चन, एक कंपनी जो एक घरेलू कंपनी नहीं है वह निम्नलिखित की दर से आय का भुगतान करेगी। तो इसका आंसर जो सी है 40% वो सही होगा। इस प्रकार हमने पूरा पेपर देखा। वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो गया है, आप लास्ट तक वीडियो में हैं तो हमें कमेंट करके बताइए। और आप ऐसे और पेपर चाहते हैं जिस भी लॉ फील्ड के अंदर जिस भी एग्ज़ाम के हैं तो आप वो हमें बता सकते हैं, उसका सॉल्व वीडियो हम इस प्रकार अपलोड कर देंगे आपके लिए। और भी आपका कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो तो आप हमें पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हमें सब्सक्राइब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना ना भूलें। थैंक यू।